हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साइंस का है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और मैं आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में 100% आएगा। अगर आपको भी साइंस में 95/100 लाना है, यानी कि 95% साइंस में लाना है, तो हम आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर आपके सॉल्व्ड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड जो भी है मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सब कुछ पढ़ाएंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है और हर एक सब्जेक्ट को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, हिंदी की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी, मैथ की कॉपी, सब कुछ। तो आप लोग जल्दी से सरमन लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आप लोगों को जो भी वीडियो दें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो इसमें हम लोग भैया साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें पूछ रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट, यानी कि हमें Al2O3 प्लस आप लोगों का 2Fe, तो ये आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब ऊपर जो आपका दिया गया अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। आपके पास चार ऑप्शंस है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा वियोजन एंड विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ये कौन सी अभिक्रिया है जहां Fe2 जो है वो विस्थापित हो गया और O3 के साथ Al2 जुड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, विस्थापित हुआ ना, तो ये क्या होगा, एक विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लो। बोर्ड एग्जाम में अगर 95 लाना है तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। लेड मतलब होता है शीशा, शीशा का तो Pb होता है, तो सब में Pb है। लेकिन नाइट्रेट का जो होता है वो NO3, ठीक है, लेकिन इसका होल ट्वाइस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हमको एक बैलेंसिंग करना है ना सूत्र का। तो लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जिसका राइट ऑप्शन V है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, यहां लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम या 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 7 के बीच में हमारा अम्लीय होता है। मतलब एक पीएच स्केल को मैंने कई बार समझाया है, बार बार समझा ही देता हूं आप लोगों को। 0 और 14, यहाँ जो इसके नीचे होगा 7 से 0 के बीच में वो हमारा अम्लीय होगा और 7 से 14 के बीच में जो होगा वो क्षारीय होगा। अब 7 क्या होगा, 7 हमारा उदासीन होगा, ठीक है। तो अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। क्या होती है, 7 से कम होती है। 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 क्या होता है हमारा, वो उदासीन विलयन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन का नोट बना लेना, नोट्स कर लेना और अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि शुद्ध जल की पीएच वैल्यू होती है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। अगर खट्टा होता तो अम्लीय होता एंड अगर तीखा होता तो क्षारीय होता। इसका तो कोई स्वाद ही नहीं होता है, ना कड़वा होता है ना खट्टा होता है। तो ना तो 0 होगा, ना ही 1 होगा और ना ही 14 होगा। ये होगा 7, क्योंकि 7 का मतलब होता है उदासीन और उदासीन का मतलब होता है कोई स्वाद ना हो, तो वो हमारा जल ही होता है, ठीक है। अगला 5 नंबर, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट ही कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें 95 स्कोर करना है। तो जैसा बता रहे हैं वैसे तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। हमारा जो अम्लीय विलयन है वो क्या है, NaCl है, NaHSO4 है या Na2SO4 है या KCN है। तो हमारा जो इन चारों में से अम्लीय विलयन है इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है अम्लीय विलयन। तो ये हमारा अम्लीय विलयन है NaHSO4, ठीक है, समझ में आया। अगला धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। धामन सोडा का रासायनिक नाम ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन।
तो देखो धावन सोडा जो होता है यानी कि धोने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र किसी को पता है कि नहीं पता है? रासायनिक सूत्र है पता होगा ना, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो H2O का कोई वो नहीं है जल का, तो इसलिए हमारा जो Na2CO3 का जो होगा सोडियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा जो धावन सोडा का हमारा रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 7 आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है? एंटीमनी या आर्सेनिक दोनों आपके अलग अलग है बट एक ही चीज है, चाहे आपका धातु हो या अधातु या उपधातु या मिश्र धातु। क्या है? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है माय डियर स्टूडेंट वो हमारा उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। तो याद रखना जो हमारा आर्सेनिक होता है वो एक उपधातु होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है? अब देखो मैंने आपको एक पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसमें हाइड्रोजन बीच में था, उसके नीचे कुछ तत्व थे ऊपर कुछ तत्व थे। तो नीचे वाले 2 3 4 होते हैं वो याद कर लो, 4 से 5 ही होते हैं, ऊपर तो 10 से 12 होते हैं, लेकिन नीचे 3 से 4 ही होते हैं। अगर नीचे वाला याद है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एफ ही जो है वो कर सकता है, नहीं वाला हमें बताना है। जेडन भी कर सकता है, एमजी भी कर सकता है। कॉपर जो होता है वो नहीं कर सकता। कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। अब इसका आप लोग क्या बताओगे? इसका आप लोग नाम बताना है IUPAC नेम। देखो इसमें COOH ग्रुप जुड़ा हुआ यानी कि ओइक जोड़ेगा और मेथ एथ 2 कार्बन की संख्या यानी कि एथ होगा। एथेन में ओइक जोड़ोगे क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का जो हमारा IUPAC नाम होगा वो होगा माय डियर स्टूडेंट एथेनोइक अम्ल। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आज बता रहा हूं। देखो निम्न में से कीटोनी समूह है, जो कीटोन समूह है वो क्या है? कीटोन समूह यहां देखो, सबसे पहले कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है, या फिर हमें C डबल बांड O लिख सकते हैं। ठीक है, डबल बांड से। ठीक है, तो यहां हमारा CO है लेकिन ये हमारा HB जुड़ा हुआ है इसके साथ, यानी कि नहीं होगा, CHO ग्रुप हो जाएगा। ये वाला है कि नहीं है? C है, H3 है, ये भी नहीं है, CHO ग्रुप है। ये COOH ग्रुप है, ये वाला है क्योंकि ये CO है। ठीक है, ये है सही है। हमारा डी वाला ऑप्शन सही है कि यहाँ जो CH3 है सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये एक कीटोन समूह है क्योंकि यहाँ हमारा CO जुड़ा हुआ है। कहोगे सर सब में तो CO जुड़ा हुआ है, बट यहाँ HB जुड़ा हुआ है तो CHO, यहाँ तो कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला देखो मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से IUPAC नेम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 H2O, CO2 तथा H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो अगर स्वपोषी पोषण करना है, स्वयं अपना भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, साथ में हमें उपयुक्त सभी चाहिए। ठीक है, सभी की आवश्यकता होती है। एक चीज से नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो इसलिए सारी चीजों की आवश्यकता होगी। मनुष्य में जो वृक्क होता है जिसे किडनी कहा जाता है, वृक्क जो संबंधित है, वृक्क किस चीज से संबंधित होता है? मैं आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय प्रसंचन तंत्र सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आप लोग वृक्क के बारे में ना जानते हो तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि वृक्क को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, फिगर के साथ समझाया है। पोषण से संबंधित है कि नहीं? नहीं ना। श्वसन से नहीं, उत्सर्जन से नहीं, हाँ परिवहन से नहीं। देखो उत्सर्जन से इसलिए संबंधित है कि ये हमारा मेन उत्सर्जी अंग होता है, मेन उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है,
ये मेन उत्सर्जी अंग है। तो इसलिए याद रखना कि हमारा जो वृक्क होता है वो एक उत्सर्जी अंग होता है और ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए, समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है? जाइलम जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो याद रखना, जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जल का वाहन करता है जो हमारा जाइलम होता है। जाइलम किसका वाहन करता है? जल का वाहन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। यहां मनुष्य में जो हृदय होती है, मनुष्य की हृदय जिसे कहा जाता है हृदय, ठीक है, तो हृदय का जो कक्षाओं की संख्या होती है, हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहां हमारा जो इसकी कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, जिसे हम लोग दिल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कक्षाओं की संख्या होती है वो 4 होती है। कैसे? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, चारों की मिलाकर 4 कक्षा। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन, पित्तरस स्राव करता है। पित्तरस जो है वो किसका स्राव करता है? पित्तरस, या फिर पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से। तो पित्तरस कहां से स्रावित होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे पित्ताशय से, लेकिन नहीं, यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाऊं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इन चारों में से कौन सा है जो पादप हार्मोन्स है? तो इंसुलिन तो पादप हार्मोन्स है नहीं, थायरॉक्सिन ये सारा हमारे अंदर पाया जाता है, पादप में नहीं, जीव जंतुओं के अंदर। और एस्ट्रोजन भी नहीं। साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, मैंने पढ़ाया है लॉन्ग क्वेश्चन में भी जल्द ही। मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क क्या करने के लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो ये भैया जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी काम आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी काम आता है, शरीर का संतुलन बनाए रखे इसके लिए भी काम आता है। तो ये हमारा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा मानव मस्तिष्क है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारा मादा लिंग हार्मोन्स है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्ट्रोजन। क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन कहलाता है। जो हमारा मादा लिंग हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजन कहलाता है। तो ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया सारे को ना। सारे को समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखा हूं, सारे ऑप्शंस को लिखा हूं, ठीक है, कलर पेन से लिखा हूं ताकि आपको और भी अच्छा लगे और फिर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, लिख कर समझा रहा हूं ताकि आपको वेटर से वेटर समझ में आए। वैसे तो सब पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शंस आपके पास हैं, घेंघा रोग, रतौंधी, पिट्यूटरी या अग्नाशय। तो माय डियर स्टूडेंट रोग तो ये है नहीं, रोग तो यहाँ दोनों हैं। तो रतौंधी होता है या घेंघा? तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, इसकी थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होता है? वाह्यदल, अंडाशय, अंडप या प्रागकण? तो प्राग कोश में माय डियर स्टूडेंट प्रागकण होता है। क्या होता है? प्रागकण होता है। ठीक है, प्राग कोश में प्रागकण होता है। समझ में आया 20 नंबर क्वेश्चन तक। 21, निम्नलिखित में से मादा तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है इन चारों में से। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसमें जो हमारा है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो हमारा कौन सा है इन चारों में से? वो हमारा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, समझ में आया। 22, डीएनए। डीएनए जो होता है, डीएनए कैसा होता है? किसी को पता है? आई होप कि पता होगा। मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आए। देखो,
ऐसे ही तो होता है डीएनए कि और कुछ इसमें लगा रहता है। ऐसा ही होता है, ठीक है, डीएनए ऐसे ही होता है। इसमें जो ये दोनों तंतु हैं, ठीक है, ये डीएनए है। क्या है? डीएनए, ठीक है। आर्ट बहुत तेज था मेरा। तो डीएनए के जो दो तंतुएं हैं वो आपस में कौन जोड़ता है? तो वो हमारा जो जोड़ता है वो हाइड्रोजन बंध जोड़ता है, ठीक है। जो ये हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है, यहां बंद कर देना ताकि और अच्छा लगे। हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। अगला, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर या टमाटर या सरसों या बैगन? तो सारे को पता होगा मेंडल ने अपना प्रयोग, अगर पढ़े होंगे तो मटर के पौधे पर किया था, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है। देखो, अगर शुद्ध गोल, शुद्ध बौना ये सब आ जाए, शुद्ध हरा, तो आप ये ध्यान रखना जिसमें बिल्कुल कैपिटल हो, दोनों अक्षर जो हैं, दोनों जीन जो हैं वो कैपिटल हो तो वो सही रहेगा। तो आंख मूंद कर आप दोनों कैपिटल पर लगा देना, जैसे हमारा कैपिटल आर ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। अगला, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा, केवल समतल से, केवल अवतल से, या उत्तल से, या हमारा समतल अथवा उत्तल। देखो, अगर आप उत्तल दर्पण बनाए होंगे प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा ही बनता है, समतल से तो हमेशा सीधा ही बनता है। तो हमारा उत्तल और वो दोनों हो जाएगा भाई, समतल तो होता ही है, उत्तल भी होता है, ठीक है। तो हमारा समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा। अगला आ जाओ 26 में पूछ रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हमेशा याद रखना कि जो फोकस दूरी होती है उसकी 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है। कितना होता है? 2 गुना वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो आपका ये जो 10 है इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो ये 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f बराबर r/2 और हमें r याद करना है तो वो 2f हो जाएगा इंटू 2f। तो ये फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। ये सॉरी यार 20 करना था ना, 20, ये तो मैंने 10 पे लगा दिया। तो ये 20 होगा, 2 गुना, ठीक है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जिसका अपवर्तनांक जो है, जिसका कांच का अपवर्तनांक हमारा 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी। आप 3 × 10⁸ में आप 1.5 से भाग दे देना, आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 27 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन। देखो 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अगर 50 सेंटीमीटर है तो वो हमारा, अगर आप 50 है, ठीक है, उत्तल है तो ये आपका प्लस होगा, तो 100/50 आप कर लो, ठीक है। सेंटीमीटर में 2 डायोप्टर हो जाएगा, प्लस में याद रखना, प्लस में 2 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, +2 डायोप्टर। अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा है, उसके आंख में कोई दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष कोई भी नहीं है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट क्या होगा? न्यूनतम दूरी बताना है, सबसे कम दूरी, तो वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट दूरी पूछे तो वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे मानव नेत्र जो होता है उसके द्वारा, ठीक है, तो मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो याद रखना, मानव नेत्र के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमारा रेटिना पर बनता है। स्पष्ट जो है वो रेटिना पर ही दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आया। अब 31 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 31 में पूछ रहा है, प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है, या प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। भाई देखो, प्रिज्म द्वारा किस कलर का, देखो 7 कलर होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष में, तो उसमें सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो वो हमारा बैगनी रंग, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। तो याद रखना 2 के बीच आपका डिफरेंस होता है, एक बैगनी या लाल, क्योंकि ऊपर नीचे यही होते हैं। तो आप जान जाना अधिक विचलन जो होगा वो हमारा बैगनी रंग का होगा। किसका?
बैगनी रंग में जो होता है वो सबसे अधिकतम विचलन होता है, तो प्रिज्म में जो हमारा वो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होगा। ठीक है, अगला है 32 किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें जो धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, या कोई नहीं। तो याद रखना, जो हमारा कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसमें जो धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह, वो हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके द्वारा हमारा किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अगला देखो हमारा 32 तक तो समझ में आ गया, 33 आ जाओ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, जब मैं आपका ओम का नियम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था माय डियर स्टूडेंट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखो B बराबर IR होता है, R बराबर V/I। अब V/I जो होता है वो ओम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमारा V यानी कि वोल्ट और बटे एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर ओम के बराबर होता है। ठीक है, अगला 34 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जो जूल होता है वो कितना होता है? तो वो कितना होता है? वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। ऑप्शंस कहाँ है? डी। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा में आप जूल की संख्या निकालोगे तो हमें यही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 35 की ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम भाई आ गया, अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, यहाँ V बराबर IR, यही तो है ओम का नियम का सूत्र। तो ये है नहीं, ये नहीं है, ये हाँ यही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो V बराबर IR जो होता है वो ओम के नियम का सूत्र होता है। तो यहाँ V बराबर I इंटू R, यही तो है हमारा ओम का नियम। ठीक है, 36 है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वैद्युत शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक ना वोल्ट होता है, ना एम्पीयर होता है, ना ओम होता है भैया, होता है वाट। जो शक्ति होता है उसका मात्रक जो होता है वो हमारा वाट होता है। क्या होता है? वाट। अब आ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमारा पूछ रहा है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई, ठीक है, देखो धारा I तथा लंबाई L है, ठीक है, को लंबवत V तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो लगने वाला बल। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था शायद, ठीक है, अभी इससे पहले जब साइंस में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको एक सूत्र बताया था, F बराबर IVL sin थीटा। तो यहाँ जो होगा बल होगा वो ये तो होगा नहीं I बटे VL, V बटे IL, ये भी नहीं, ये होगा IVL, ठीक है, IVL, ठीक है, जिसमें तीनों चीज हैं और मल्टीप्लाई में होती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 38 आ जाओ। 38 देखो, धारावाही वृत्ताकार कुंडली जो होता है में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र n गुना बढ़ जाता है, ये n गुना बढ़ता है, ये n स्क्वायर गुना, या फिर हमारा अपरिवर्तित रहता है। देखो n गुना बढ़ता है कि घटता है, ये डिफरेंस है। तो ये हमारा बढ़ता है भाई, अगर आप n गुना बढ़ाओगे तो n गुना बढ़ जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। 39 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रत परावैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? कौन सी ऐसी प्रत है जो परावैगनी किरणें होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं? क्लोरीन प्रत, ओजोन प्रत, ऑक्सीजन प्रत, हाइड्रोजन प्रत। तो वो हमारा ओजोन प्रत है, ठीक है, ओजोन प्रत है जो हमारा परावैगनी किरणों को आने से रोकती हैं, और ये भी थोड़ा सा इसमें छिद्र है जो कि खतरा महसूस होगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है, वो आवृत्ति जो उसका मात्रक हर्ट्ज जो होता है तो वो 50 है। तो देखो आज आपको ये 40 क्वेश्चन तैयार करना है, ध्यान रखना, ये 40 क्वेश्चन MCQ तैयार करना है, ठीक है। तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है। तो ये 40 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम साइंस के पेपर में। तो अगर आपको ये सीरीज देखना है, मैं अभी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी लाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगा, न्यूमेरिकल भी लाऊंगा, इसमें फार्मूलाज भी लाऊंगा, सब कुछ, ताकि आपका सारा चीजें कंप्लीट हो सके। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज देखना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, सर ये सीरीज स्टार्ट कीजिए, तब मैं स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो पर कम से कम 1 के लाइक होना चाहिए, 1 के लाइक 1000 लाइक होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो 1000 लाइक जब पूरा हो जाएगा मैं अगला वीडियो लाऊंगा,
ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।